दोस्तों आज सीबीएसई का एसएसटी का पेपर हुआ है 10th क्लास का, जिसमें आज सेट नंबर 4 मेरे सामने है JSK 1 सीरीज का। तो इस पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें 60 क्वेश्चंस थे टोटल, जिनमें से 50 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को करने थे इंटरनल चॉइसेस के साथ। तो पहला क्वेश्चन हम देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ यूरोप के अंदर। यहाँ चॉइसेस हमारे पास 4 हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो यहाँ करेक्ट आंसर आता है हमारा इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग जो है वो इंग्लैंड से हुई है और उसके बाद में दूसरी कंट्रीज हैं उनमें ये फैला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो उसके बाद में किस तरह की गवर्नमेंट्स यूरोप में बनने लगी। तो यूरोपियन कंट्रीज में उस टाइम तक जो है लिबरल पार्टीज हुआ करती थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में एक इफेक्ट ये आया नेपोलियन के हारने का कि वहाँ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बनने लगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कंजर्वेटिव। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। नेपोलियन को कौन सी 3 कंट्री ने मिल करके हराया, कि कौन सी कंट्रीज ने मिल करके हराया। तो इसमें मेनली जो कंट्रीज थी वो ब्रिटेन थी, रसिया थी और जो जर्मनी है, जर्मनी जिसे उस टाइम पर जो है वो रशियन कहा जाता था, स्पेन और जर्मनी का जो ग्रुप है, और उसके अलावा जो ऑस्ट्रिया। तो ये ऑप्शन आपका बैठता है ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरेस्ट नेशनलिस्ट अपहेवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830। 1830 में इन कंट्रीज में से किस में लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहेवल टेक पार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1830 में फ्रांस में हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क व्हेन फ्रांस नेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। यानी कि जब कोई भी काम फ्रांस में होता था तो उसका इफेक्ट पूरे यूरोप पर देखने को मिलता था। तो ये किसका कहना है, ये कहना है मैटरनिस का। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो मैटरनिस में है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5th का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को यूनाइटेड करने के लिए कौन सा ऐसा आर्किटेक्ट था जिसका कि इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो यहां पर आपका आएगा ओटो वैन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जो है वो जर्मनी को यूनिफाइड करने का काम किया, एक करने का काम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये, हु अमंग द फॉलोइंग had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic during 1830s। 1830s में इटालियन जो रिपब्लिक है उसको यूनाइट करने का काम किसने किया था। तो ये किया था ग्यूसेफ मेजिनी ने। तो यहाँ ऑप्शन सी के अंदर ये दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवर ग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें ओवर ग्रेजिंग जो है मेन रीजन रहता है, जानवर घास ज्यादा चरते हैं, इस कारण से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
तो यहाँ पर जो ओवर ग्रेजिंग का जो केस है वो महाराष्ट्र में मिलता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए आएगा आपका 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आइडेंटिफाई द soil which ranges from red to brown in color and saline in nature। कि जो लाल मिट्टी की बात हो रही है, मिट्टी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मिट्टी है जो कि लाल कलर की हो और साथ में उसका नेचर सेलाइन हो। अब यहाँ ऑप्शन में हमारे पास रेड सॉइल आ रहा है, लेकिन रेड सॉइल जो है उसका नेचर सेलाइन नहीं है। रेड टू ब्राउन कलर और सेलाइन नेचर जो है वो आपका आता है एरिड सॉइल का, तो ऑप्शन सी यहां पर सही आएगा, एरिड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लीड्स टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स। कि जो मैदानी इलाके हैं उनमें सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव जो है किस कारण से होता है। तो मैदानी इलाकों में हवाओं से कटाव नहीं होता है, ग्लेशियर तो मैदानी इलाकों में होते ही नहीं है, और अर्थक्वेक भी बहुत कम आते हैं। तो यहाँ रनिंग वाटर जो है वो मेन रीजन रहता है मिट्टी के कटाव का, सॉइल इरोजन का। क्वेश्चन नंबर 11, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज्ड सेवियर लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा माइनिंग कहाँ हो रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा माइनिंग है वहीं पर सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन भी माइनिंग के कारण होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप देखेंगे कि अगर यहाँ साथ में एक दो ऑप्शन जैसे झारखंड जैसा होता तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन इन्होंने दिए हैं तमिलनाडु, गुजरात और केरल, जिनके अंदर माइनिंग बहुत कम होती है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपका उड़ीसा। 11 क्वेश्चन का उड़ीसा आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेमिंग किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में यूनाइटेड इटली का किंग किसे प्रोक्लेम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में तो ये प्रोक्लेम किया जाता है विक्टर इमैनुअल सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इन चारों में से किस सब्जेक्ट को लिया जाता है, ठीक है, किसे इंक्लूड किया गया है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जैसे कॉमर्स है, ट्रेड है, इरिगेशन है। तो ये सारे के सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं ये स्टेट का भी मैटर है और सेंटर का भी है, यानी कि ये सेंटर का सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। कम्युनिकेशन जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम मॉडल। तो बेल्जियम मॉडल में देखें चारों ऑप्शंस, पहला कहता है डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सही है, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वली गवर्नमेंट में शेयर दिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कई पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। और ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कि ज़्यादा झगड़ा जो है वो ब्रुसेल्स का था, तो वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ये भी सही है। तो फोर्थ बचता है हमारा कि देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा क्योंकि ये रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कि इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें कि फेडरेशन को एक साथ होल्ड किया गया है। तो यहां पर सिर्फ एक कंट्री इंडिया ऐसी है जिसमें कि फेडरेशन को एक साथ होल्ड किया गया है, बाकी सब में ऐसा नहीं है। सब में जो है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इथनिक कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका, कौन सी धार्मिक कम्युनिटी जो है वो श्रीलंका में मेजॉरिटी में है। यहाँ पर एक दे रखा है श्रीलंकन तमिल्स, नहीं साहब, श्रीलंकन तमिल्स जो है वहाँ माइनॉरिटी में है, झगड़ा होता रहता है, एलटीटी का मामला यही है। इंडियन तमिल्स भी हैं लेकिन वो भी माइनॉरिटी में है, दोनों मिला करके माइनॉरिटी में है। मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी में है, यहाँ तो सिर्फ सिंहली जो है वो मेजॉरिटी में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन से सब्जेक्ट को लिया गया है। बैंकिंग, बिजनेस, करेंसी और कम्युनिकेशन, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक कम्युनिकेशन का तो हम थोड़ी देर पहले देख ही चुके हैं कि वो जो है वो स्टेट में नहीं है। करेंसी का मैटर हमेशा सेंटर का मैटर रहा है, कभी भी सेंटर का मैटर नहीं रहता है, स्टेट कभी भी करेंसी पब्लिश नहीं करता है। बैंकिंग सेक्टर स्टेट का नहीं रहता है, तो करेंसी का नहीं रहता है तो बैंकिंग भी नहीं रहता है। तो एक बिजनेस ऐसा मैटर है जो कि स्टेट की लिस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखें, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, कि वो एक्टिविटीज जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के डेवलपमेंट में भागीदारी करती है, वो कौन से सेक्टर में आती है। तो यहां देखिए प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, तो ये दोनों को जो डेवलप कर रही है यानी सर्विस है वो टर्टरी यानी कि थर्ड लेवल जो है उसमें आती है। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करंट फीचर्स ऑफ यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इन ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करना है यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये कहता है यूनिटरी में एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा लेवल नहीं हो सकती, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा कहता है डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन। ऊपर बताया हुआ है यूनिफॉर्म, यूनिटरी फॉर्म यानी कि ये भी नहीं हो सकता, मल्टीपल लेवल नहीं हो सकते। ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुडिशरी, ये अलग अलग जुडिशरी की बात भी नहीं हो सकती अगर यूनिटरी फॉर्म है तो ऑप्शन हमारे पास आता है सब यूनिट आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे सब यूनिट जो है वो सबॉर्डिनेट का काम करती हैं, ये बिल्कुल सही है हमारा 19 का डी। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कौन सा सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्राइमरी। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर उनको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइमरी में आते हैं, तो उनको दूसरे में कन्वर्ट करना प्राइमरी में बिल्कुल नहीं आएगा, और थर्ड फोर्थ लेवल होता ही नहीं है। प्राइमरी से जो है आएगा तो वो सेकेंडरी में होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें आप। 22 कहता है द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अगर कोई प्रोडक्ट रिसीव किया जाता है तो देखो पिछले वाले से मिलता जुलता है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे प्राइमरी में आते हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट करना ही तो वो प्राइमरी इंटरलेशन है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आएगा, तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है
Which one of the following factor is mainly responsible for declining water level in India? वाटर लेवल के डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीजन इंडिया में क्या है? वाटर लेवल का डिक्लाइन होने का एक ही रीजन होता है और वो होता है ओवर यूटिलाइजेशन, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन के लिए हो और चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो। तो इसलिए इन तीनों को नहीं लेकर के हम लेंगे ओवर यूटिलाइजेशन। डी ऑप्शन 23 में डी लेंगे। अब 24 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में किसको लिया जाता है? तो यहां पर आप ऑप्शन देखिए 24 के अंदर ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैरिज। तो यहां पर आपका जो मैरिज है वो यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी आ गया है यहां से, और इस सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। असर्शन कहता है आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल, कि रशियन लैंग्वेज जो है, जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया तो उसने क्या किया कि अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया पोलैंड के ऊपर। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, द यूज ऑफ पोलिश सून केम टू बी ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, कि ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर पोलिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है वो वही बोल रहे थे जो कि रशिया के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए रशिया ने वहां पर रशियन लैंग्वेज को बोलना कंपलसरी कर दिया था। तो ये भी सही है, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन ए आपका सही आएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप यहां देखेंगे, रीड द फैक्ट रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरेशन ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 4 आपको जो है वो फैक्ट दिए हुए हैं और उसके बाद हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उन फैक्ट्स को देखें। तो फैक्ट्स आता है आपका एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। तो मोनार्क का एब्डिकेशन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है इसमें, लिबरेशन ऑफ यूरोप में 1848 में ये हुआ है। और सेकंड आप देखिए, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैज बीन प्रोक्लेम्ड। अब यहाँ पर जो है वो मेल सफरेज को भी प्रोक्लेम किया गया था, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड है पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वर गिवन, नहीं टाइम पर वुमेन को पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए थे, तो थर्ड हमारा रॉन्ग आता है। और फोर्थ देखिए हम, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैज बीन आस्क्ड फॉर, उस टाइम पर फ्रीडम ऑफ द प्रेस की डिमांड होने लगी थी, तो ये भी आपका सही आएगा। तो सही आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और ये ऑप्शन आता है हमारा डी के अंदर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। असर्शन जो है 27 का वो है, वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेटर रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। बिल्कुल साहब, सिलेसिया में वीवर्स ने रिवोल्ट किया था 1845 में, तो असर्शन आपका ठीक है। अब रीजन की बात करें, कॉन्ट्रैक्टर हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, और उसके रिवोल्ट का रीजन था कि उनका पेमेंट बहुत ज़्यादा घटा दिया गया था, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, तो ये भी सही है। तो ए और बी बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ ए ऑप्शन आएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 में।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। नया जो जर्मनी बन करके आया उसने किन किन पर एम्फेसिस दिया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है करेंसी, बिल्कुल ठीक है साहब, इसके ऊपर एम्फेसिस दिया गया है। दूसरा है बैंकिंग, इस पर भी एम्फेसिस दिया है, बिल्कुल ठीक है। फिर लीगल सिस्टम पर भी एम्फेसिस दिया गया है, लीगल सिस्टम पर भी एम्फेसिस दिया गया है। डेमोग्राफी पर एम्फेसिस नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन आता है डी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा डी। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट आर रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। कौन सा स्टेट था जिसमें प्रिंसली हाउस जो है उसका हेड था, उसके द्वारा रूल किया जाता था। तो यहां है सार्डिनिया पेडमोंट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ख्यवर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से इनमें से करेक्ट होंगे। तो पहला ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन, बिल्कुल ठीक है। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ही वॉज ए टैक्टफुल डिप्लोमेट, ये भी ठीक है। फोर्थ कहता है ही बिलोंग टू ए रॉयल फैमिली, नहीं ये रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। यानी आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट होगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपका आता है बी ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। असर्शन देखें इन ब्रिटेन द फॉलोइंग ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल। और रीजन दिया हुआ है एथनिक ग्रुप ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। तो यहाँ जो ये असर्शन दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है और असर्शन का रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन आएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 32 देखें विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहां दिया है नॉट अ प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल, बिल्कुल ये प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, तो ये प्रॉब्लम थी, तो इसे हम टिक कर लेते हैं। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। तो पहला अगर सही होता है तो दूसरा भी होगा ही, इंडिविजुअल्स को खुश करोगे तो तभी होगा जब फ्यू हैंड्स में एक्यूमुलेशन रहेगा। तीसरा है आपका इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी इसका बिल्कुल ठीक है, ये भी था। तो अब फोर्थ आता है एन एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज नहीं था क्योंकि ऊपर क्लियर हो चुका है कि फ्यू हैंड्स को हाँ यहाँ पर खुश करने की कोशिश की जा रही है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। इंसान इसमें से कौन सा काम कर रहा है जिससे सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। लैंड डिग्रेडेशन इन सबसे हुआ है, ओवर इरिगेशन से हुआ है, माइनिंग से हुआ है, ओवर ग्रेजिंग से हुआ है, डिफॉरेस्टेशन से हुआ है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लेंगे डिफॉरेस्टेशन को, यानी ए ऑप्शन आएगा आपके 33 के अंदर। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन। पहले असर्शन देख लेते हैं हम। तो असर्शन है इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, बिल्कुल ठीक है ये। रीजन देते हैं दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली, तो ये भी ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें आएगा 34 का आंसर। 34 का आंसर ए करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन 35 देखें। यहाँ भी वही दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक असर्शन का एक रीजन का। तो असर्शन देखें, मेजॉरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेंट इन अ फ्यू डोमेस्टिक स्टेट्स, कि कुछ कम्युनिटी जो हैं वो डोमिनेट हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, डोमिनेंस कंट्री की यूनिटी को खराब कर सकता है, उसको उसके असर को कम कर सकता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो जब दोनों ठीक है तो आपका फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्शन सही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 फिर से जो है वो असर्शन रीजन का है। तो यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट नहीं होते, किसी को ये नहीं लगता कि साहब उनके पास ज़्यादा पावर है हमारे पास कम है, तो पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 37 हम देखें, 37 कहता है, 37 कहता है चूज द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग, कि करेक्ट पेयर चूज करना है। 4 पेयर यहाँ पर आपको दे रखे हैं 37 में, और पहला दे रखा है रसिया यूनिटरी, नहीं यूनिटरी नहीं है रसिया के अंदर। दूसरा है चाइना फेडरल, फेडरल नहीं है, तो वन पार्टी सिस्टम है। तीसरा है कनाडा यूनिटरी, यहाँ भी यूनिटरी सिस्टम नहीं है। चौथा है अर्जेंटीना और वहाँ फेडरल, ये बिल्कुल ठीक है अर्जेंटीना वाला 37। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखें, फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन हमारे सामने है। द डिस्ट्रेस बिटवीन सिंहलीज एंड तमिल कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसका रीजन देखें, 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज सिंहली एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कि 1956 में एक्ट बना था जिसमें कि सिंहली लैंग्वेज को अकेले ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था, तो ये भी ठीक है। तो इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट बढ़े थे, तो इसका ऑप्शन आएगा ए करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 39 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आइडेंटिफाई करना है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कैसा होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसका करेक्ट आएगा, ये 39 का क्वेश्चन। अब हम 39 के बाद में क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो पहला है आपका यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट अगर आप देखेंगे तो यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस आता है और पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है, ठीक है। और कॉन्ग्रेंट लिस्ट के अंदर फॉरेस्ट है, स्टेट भी देखे सेंटर भी देखे। और जो सब्सिडरी मैटर्स हैं उसमें आएगा आपका कंप्यूटर रिलेटेड मैटर्स, यानी कि आपका बनता है फर्स्ट जो है, फर्स्ट बनेगा डी, सेकंड बनेगा सी, थर्ड बनेगा बी और फोर्थ बनेगा ए। अब ये ए के अंदर ये आपका करेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर हम यहां देखें तो सी भी वही ऑप्शन दिखा रहा है जो ए दिखा रहा है, यानी यहां कहीं जो है वो बोर्ड से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ए और सी दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। आपने अगर ए किया है तो भी करेक्ट है और ए सी किया है तो भी करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन।
कौन सी कंट्री हैं जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल हैं? तो यहाँ एक ही कंट्री है इन चारों में से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का पार्ट क्या नहीं होता है? गवर्नमेंट का पार्ट जुडिशरी होता है, गवर्नमेंट का पार्ट लेजिस्लेचर होता है, गवर्नमेंट का पार्ट एग्जीक्यूटिव होता है। चार ही पार्ट गवर्नमेंट, तीन ही पार्ट गवर्नमेंट के बताए जाते हैं। ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, इसलिए ये वाला जो है फर्स्ट वाला नहीं होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखें। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपके सामने है। पहला कहता है केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बिल्कुल ठीक कह रहे साहब, सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरल की है। केरला हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में आप देखिए पहला आता है सपोज देर आर 4 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, द एवरेज पर इनकम ऑफ whom is 10,000 if the income of 3 families is 6,000, 8,000 and 14,000 respectively, what would be the income of the fourth family? यहाँ तो सीधा साधा है कि 4 फैमिलीज हैं, उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम 10,000 है, तो 40,000 टोटल इनकम होगी, और 3 फैमिलीज की इनकम इन्होंने दे दी 14,000, 8,000, 6,000। इन तीनों को अगर हम टोटल करें तो बनता है हमारा 28,000। तो 40,000 में से 28,000 को माइनस करेंगे तो आपका बनता है 12,000, यानी कि एकदम सिंपल सा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? कौन सा सेक्टर है जिसका सबसे ज्यादा शेयर रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के अंदर? तो सबसे ज्यादा रहता है, पहले रहा करता था प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन अब टेरिटरी जो सेक्टर है उसका सबसे ज्यादा योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 46 टिपिकल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन 2017-18 इन इंडिया? कि कौन सा सेक्टर है जिसमें कि सबसे ज्यादा शेयर एम्प्लॉयमेंट का 17-18 में मिला है? तो 17-18 में सबसे ज्यादा शेयर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का ही है। कंटिन्यूसली प्राइमरी सेक्टर का ही सबसे ज्यादा शेयर रहता है एम्प्लॉयमेंट का। इनकम प्राइमरी सेक्टर की कम हो सकती है, टर्टरी सेक्टर की ज्यादा हो सकती है, लेकिन शेयर जो एम्प्लॉयमेंट का है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी में रहता है। अब है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच केस। केस स्टडी यहां दी हुई है, तो केस स्टडी आप पढ़िए। सबसे पहले जूमिंग के ऊपर केस स्टडी दी हुई है। जूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मेसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लेडांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामादई और कॉमन और ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्ट घाट, वलरे और वाल्त्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुआ इन झारखंड एंड जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब ये सब के जगह के नाम इन्होंने दे दिए। अब 47 क्वेश्चन आप देखिए, हाउ इज प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड विद जूमिंग? ये जूमिंग से कैसे रिलेटेड है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर? तो एक दे रखा, इट इज बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इट इज
intensive in nature, it is based on plantation cultivation, it depend upon cash crop। कि जूमिंग से जो है वो क्रॉप बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ऐसा है नहीं है, तो इसको हम कट कर दें। ये बी देखें, इट इज़ इंटेंसिव इन नेचर, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्लांटेशन, प्लांटेशन पर तो बेस्ड बिल्कुल नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये हमारा ऑप्शन आता है 47 का ए। 48 देखें, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज कोनुको इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी देखो हमने देखा था कोनुको दिया हुआ था, कोनुको आप देखिए, कोनुका इन वेनेजुएला, तो यहाँ पर सीधा सा आसान सा हमारा काम वेनेजुएला ए। 49 आप देखिए, देखा था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रोका इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कंट्रीज कौन सी कंट्री है जिसमें कि इसे रोका कहा जाता है। ऊपर आप देखिए कि आपको मिल जाएगा कि रोका किस में कहा जा रहा है, ब्राजील के अंदर रोका कहा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन यहां पर ब्राजील आएगा, सी। 50, आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ जूमिंग कल्टीवेशन। जूमिंग कल्टीवेशन की मेजर प्रॉब्लम क्या है। जूमिंग कल्टीवेशन की मेजर प्रॉब्लम यहां पर क्या है, मेजर प्रॉब्लम है लो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि आपको अलग अलग जगह खेती करनी होती है। 51, इन इंडिया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज बेवर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अभी आपने देखा था, फिर से ऊपर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें कि बेवर कहा जाता है, बेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ हमारा ऑप्शन करेक्ट आएगा बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 51 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलें, और यहाँ आ गया हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी आप ऊपर देख करके कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो 52 नंबर में आप मैच द फॉलोइंग हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है फर्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम कहते हैं पेंडा, यानी कि सी इसमें मैच करेगा। ठीक है, और फिर आप देखिए सेकंड है उड़ीसा। उड़ीसा में कहा जाता है पामादई, तो ये डी ऑप्शन इसका आ गया सेकंड का। थर्ड का ऑप्शन राजस्थान में इसको वालरे या फिर वालत्रे कहा जाता है, तो बी ऑप्शन थर्ड का आ गया। और झारखंड के लिए बचता है कुरुआ, यानी फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में बी और फोर्थ में ए, और ये हमारा ऑप्शन है ए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। अब केस स्टडी आ गई हमारे पास, सेकंड केस स्टडी। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद अ 2 hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money on, or bank can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilization, application and harvesting. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of unemployment. तो यहाँ पर 2 चीज़ें दी है, एक तो कुआं खुदाना और दूसरा जो है वो डैम का बनाना। तो ये पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। ये जो एग्रीकल्चर है वो सीधा सीधा जुड़ा होता है प्राइमरी सेक्टर से, तो इसका आंसर आएगा ए, प्राइमरी। 54 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। छोटा सा है, 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर किस में आएगा, 2 हेक्टेयर मार्जिनल फार्मर्स में आता है, जिनके पास बहुत कम जमीन होती है।
ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सीन एट द मैक्सिमम। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखता है? तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है। गांव में आप क्लियरली देख सकते हैं कि लोग या तो कुछ टाइम काम कर रहे होते हैं, बाकी टाइम जो है वो खाली बैठे होते हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट रहता है खेती के अंदर। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये है हाउ डज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनल्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर इन रूरल एरियाज। कि डैम्स कैसे लार्ज एरिया में एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये कहता है एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबरर्स। अनस्किल्ड लेबरर्स को लार्ज नंबर में एडजस्टमेंट मिल जाता है, तो इस तरह से उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है खूब सारे लोगों को। क्वेश्चन नंबर 57 आप देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की फील्ड में कौन सा कारण है इरिगेशन फैसिलिटीज के इंक्रीज होने का? इसका है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तभी तो लोग इरिगेट करेंगे, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो क्यों इरिगेट करेंगे। 58 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। कौन सा एग्रीकल्चर का इरिगेशन का मीन है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है? वेल, ट्यूबवेल, टैंक, कैनाल। तो यहाँ पर कैनाल है जो कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो लो इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करती है, तो ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब है मैप बेस्ड क्वेश्चन, दो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके। 59 ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऑन पेज नंबर 13, यानी नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, ए इज मार्क एज ए डैम, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। जहां पर ए मार्क किया हुआ है वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डैम है। देखें साहब, ए ये यहां पर ये दिया हुआ है, ये ए जो है, ये ए यहां दिया हुआ है, देखिए आप यहां कौन सा डैम यहां पर है, ये 59 में, तो ये आपको देखना है। अब हम वापस से ऑप्शन देखें, टिहरी, टिहरी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उत्तराखंड में है, ठीक है। सरदार सरोवर नहीं हो सकता, गुजरात में है। नागार्जुन सागर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन आपका आएगा हीराकुंड बांध। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखें, ऑन द सेम मैप बी इज आल्सो मार्क्ड। वहां बी मार्क किया हुआ है एज द लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन स्टेट। यहां तो पूरा पूरा स्टेट ही आइडेंटिफाई करना है, इजी काम हो जाता है, स्टेट आइडेंटिफाई करना इजी काम हो जाता है। तो हम देखें कि कौन से स्टेट का यहाँ दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये स्टेट दिखाया गया है, बहुत पॉपुलर स्टेट है ये स्टेट दिखाया गया है जो कि हमारा बंगाल है। तो अब हम देखें क्वेश्चन में कि हमको क्या ऑप्शन बंगाल दिया गया है, क्या हमें क्वेश्चन में ऑप्शन बंगाल दिया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में बंगाल। तो ये हमारा पेपर था आज का, और मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे आंसर्स, और आपने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में पेपर क्लियर किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।